हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, हम हमारी बुक जो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट जो है ईगा बुक जो है इसके चैप्टर नंबर 17 के बारे में चर्चा कर रहे थे। राइट। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 17 जो है इसका इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट के बारे में है। राइट। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 17 जो है इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट के बारे में है। ये और नो। तो इसमें दोस्तों चैप्टर में अपनों ने डिस्कस करा था कि जो ऑडिट जो है वो दोस्तों प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि रेगुलरिटी ऑडिट होती है, एक दोस्तों प्रोप्रिएटी ऑडिट होती है। ठीक है। और दोस्तों धीरे धीरे जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस सब चीज़ें डेवलप हुई, वो मेथड भी सही था, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ हमने क्या है इकोनॉमी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के ऑडिट के कॉन्सेप्ट को भी क्या है धीरे धीरे डेवलप किया। राइट। क्योंकि जो ऑडिट आपको करनी है उसमें दोस्तों आपको देखना है कि जो खर्चा हो रहा है वो इकोनॉमी तरीके से हो रहा है, जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है दोस्तों वो जो खर्चा आपने किया है वो एफिशिएंट है या नहीं, वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। राइट। तो इस तमाम तरीके की चीज़ें जो है दोस्तों इस पूरे चैप्टर में अपने को देखने को मिलेगी। राइट। तो सबसे पहले दोस्तों प्लानिंग ऑफ रिव्यू था कि भाई जो ऑडिट आप प्लान कर रहे हो, जो रिव्यू आप प्लान कर रहे हो उसको प्लान कैसे करना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रोसेसिंग ऑफ रिव्यू था, रिव्यू को प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है। तो इसकी दोस्तों 4 स्टेजेस थी और इस 4 स्टेजेस पढ़ते ही हमारा क्या है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आज अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 18 डिस्कस करेंगे। ये सुनो। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्रोसेसिंग द रिव्यू द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व। तो कौन कौन सी स्टेजेस होती है दोस्तों, कोई भी ऑडिट को कंप्लीट करना है, कोई भी रिव्यू को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट या स्कीम। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्कीम की दोस्तों क्या है आपको प्रीलिमिनरी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है। पहले से दोस्तों आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई है। दूसरा है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। प्रीलिमिनरी स्टडी कर लिया आपने। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है ऑडिट प्लान को डेवलप करना है। राइट। कि आपको ऑडिट करनी कैसे है। इसके बाद दोस्तों आपको रिव्यू करना है। इसके बाद दोस्तों रिव्यू की रिपोर्ट तैयार करनी है। राइट। ये 4 स्टेजेस हैं। चलिए दोस्तों इनके बारे में पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट या स्कीम। कोई भी दोस्तों अपने प्रोजेक्ट या स्कीम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। इसके बाद उसकी प्रीलिमिनरी स्टडी में आपको क्या देखना है। प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट स्कीम इज एम्ड एट हैविंग ए कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट इनटू द ब्रॉड पिक्चर ऑब्टेन्ड एट द टाइम ऑफ इनिशियल सिलेक्शन टू लोकेट एरियाज एस्पेक्ट रिक्वायरिंग एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन। दोस्तों प्रीलिमिनरी स्टडी के अंदर आप क्या देखोगे, जो भी प्रोजेक्ट या स्कीम आपने सिलेक्ट करी है, जिसका रिव्यू करना है आपको, उसके कौन से एरिया, कौन से एस्पेक्ट जो हैं जिसको इन डेप्थ एग्जामिनेशन चाहिए दोस्तों, वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे आपको कम ध्यान देना है, ये प्रीलिमिनरी स्टडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बजट एंड प्लान डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मेंस बजट ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, पीरियोडिकल appraisals, reports of the departmental officers, external agencies, if any, like working study group of the planning commission, public accounts committee, estimate committee, bureau of public enterprise reports etc. would provide necessary background material for carrying out this study। दोस्तों प्रीलिमिनरी स्टडी आपको करनी है तो कोई भी उस प्रोजेक्ट या स्कीम से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट पहले पब्लिश हुई है, जो भी उस डिपार्टमेंट के दोस्तों रिलेटेड बजट है, वो सारी आपको स्टडी उसमें करनी पड़ेगी। ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों आपको क्या प्रोवाइड करवाएगी, नेसेसरी बैकग्राउंड मटेरियल। ठीक है। जो प्रीलिमिनरी स्टडी के अंदर आपको काम आएगा। सच स्टडी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ द स्कीम। इसी स्टडी से आपको जो प्रोजेक्ट है, जो स्कीम है, उसका आइडिया आपको पता चलेगा। इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, किस काम के लिए आपको खर्चा करना है, किस काम के लिए वो खर्चा हुआ है। राइट। फाइनेंशियल टारगेट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कितना टारगेट था फाइनेंस का और कितना उस पर खर्चा हुआ है। द एजेंसीज एग्जीक्यूटिंग द स्कीम्स। राइट। और जिस एजेंसी ने दोस्तों उस स्कीम को एग्जीक्यूट किया है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, उसके बारे में भी आपको क्या प्रीलिमिनरी स्टडी में पता चल जाएगा। ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों 17.6 में है वाइल कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट। दोस्तों जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट का रिव्यू करते हो, ऑडिट करते हो, रिव्यू का मतलब दोस्तों यहाँ पे ऑडिट से ही समझिए। ठीक है। जब भी कोई भी आप प्रोजेक्ट का ऑडिट करते हो, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम द स्टेज इट इज़ कंसीव्ड। तो दोस्तों आपको सबसे पहले उसका नेचर पता करना पड़ेगा, किस टाइप का प्रोजेक्ट है। मान लो दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे फ्लाईओवर है। ठीक है। इसकी ऑडिट करनी है, या कोई दोस्तों और कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, उसकी ऑडिट आपको करनी है। यस और नो।
इट इज़ देयर फॉर सीन ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी स्टडी। और प्रिलिमिनरी स्टडी के अंदर आपको देखना क्या क्या है, वेदर एडुकेट सर्वेज हैव बीन मेड बिफोर लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट। दोस्तों जो भी आपको फ्लाईओवर बनाना था, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग सारे सर्वेज, पर्याप्त सर्वे क्या हुए हैं या नहीं हुए, ये प्रिलिमिनरी स्टडी में आपको देखना है, ठीक है। वेदर प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और प्रिपेयर्ड, और दोस्तों जितनी रिपोर्ट्स इससे रिगार्डिंग चाहिए थी क्या वो प्रिपेयर हुई हैं या नहीं हुई, ये आपको प्रिलिमिनरी स्टडी में पढ़ना है जब भी आप ऑडिट करते हो, ठीक है। तो उसकी प्रिलिमिनरी स्टडी के अंदर दोस्तों ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। दोस्तों एडिक्वेट सर्वे का मतलब क्या है कि भैया फ्लाईओवर आप बना रहे हो, यहाँ पे इस फ्लाईओवर का क्या यूज़ है, ठीक है, इससे कितने लोगों को बेनिफिट होगा, कितना इस पर एक्सपेंडिचर्स होगा, ठीक है, इससे रिगार्डिंग क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। वेदर देयर इज़ अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड इफ़ देयर आर डेविएशंस व्हाई दीज डेविएशंस हैव टेकन प्लेस, ठीक है। दोस्तों डिटेल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों ओरिजिनल से अगर इसके अंदर कुछ डेविएशंस होगा, कुछ परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन किस वजह से हुआ है, व्हाई द डेविएशंस हैव बीन टेकन प्लेस, द रीजंस शुड बी नोन टू यू, आपको रीजंस उसका पता होना चाहिए। वेदर द स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द इक्विपमेंट इज प्रॉपरली मैच्ड विदाउट लिविंग लार्ज आइडल कैपेसिटी इन एनी वन ऑफ देम, एंड वेदर देयर इज एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट। अब दोस्तों इसके अंदर क्या बोला गया, वेदर द स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द इक्विपमेंट। अब दोस्तों जो भी इक्विपमेंट इसके अंदर यूज़ हुए हैं, जो भी मटेरियल इसके अंदर यूज़ हुआ है, वो दोस्तों प्रॉपरली उसको यूज़ होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाएगा क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है। और दोस्तों लिविंग लार्ज आइडल कैपेसिटी इन वन ऑफ देम, और कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं छोड़ दिया, कुछ ऐसी चीज़ आपने नहीं छोड़ दी जो बहुत भारी मात्रा में उसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर आपने करवा दिया, ठीक है। एंड वेदर देयर इज़ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, और दोस्तों वहाँ पे एक इफेक्टिव सिस्टम भी होना चाहिए मटेरियल्स मैनेजमेंट का, राइट। व्हाट कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम्स हैव बीन लेड डाउन, और दोस्तों कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम मतलब क्या है, किस कॉन्ट्रैक्टर को दोस्तों वो दिया है, ठीक है, किसको दोस्तों टेंडर वो दिया था, कौन कौन सी एजेंसीज उसके अंदर इन्वॉल्व है, राइट, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। व्हाट आर द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर गॉट ओवर, और दोस्तों कौन कौन सी ऑपरेशन प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, जिस टाइम, और उससे आपने कैसे उसमें निपटारा किया। वेदर द प्रोजेक्ट इज़ फंक्शनिंग एज इट शुड बी, और दोस्तों क्या वो प्रोजेक्ट जो है जिस पे एक्सपेंडिचर हुआ है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है जैसा उसको करना चाहिए था। ये तमाम तरीके की बातें दोस्तों आपको क्या है प्रीलिमिनरी स्टडी के अंदर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी स्कीम का रिव्यू प्लान करते हो, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, अब दोस्तों ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। पहले अपने दोस्तों ने पढ़ लिया कि जो प्रीलिमिनरी स्टडी हमें करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपने को क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। प्रीलिमिनरी स्टडी करके आप तैयार हो गए, ठीक है, आपको मोटी मोटी बातें पता चल गई, ठीक है। अब दोस्तों आपको ऑडिट प्लान डेवलपमेंट करना है, ठीक है। ऑडिट करनी कैसे, आपको लिखा परीक्षा करनी कैसी है किसी भी प्रोजेक्ट की। ए स्पेसिफिक प्लान ऑफ ऑडिट इज चॉक्ड आउट इन एडवांस इंडिकेटिंग द गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेशन, मार्किंग आउट द ऑफिस फील्ड यूनिट्स टू बी विजिटेड एंड द ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर कलेक्टिंग रेलेवेंट डेटा एंड द टाइम अलॉटेड फॉर कंप्लीटिंग द रिव्यू, ठीक है। दोस्तों 4-5 बातें इसके अंदर बोली गई है कि सबसे पहले तो एक प्लान जो है ऑडिट का उसको चॉकड आउट कर लेंगे, ठीक है, एडवांस के अंदर। उसके अंदर दोस्तों क्या क्या बातें लिखी होगी, इंडिकेटिंग द गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेशन की गाइडलाइंस दोस्तों होगी उसके अंदर, ठीक है। मार्किंग आउट द ऑफिस फील्ड यूनिट्स टू बी विजिटेड, जिस ऑफिस को, जिस फील्ड यूनिट को आपको विजिट करना है, जिसका ऑडिट करना है, उसको मार्क कर लोगे आप, ठीक है। द ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर कलेक्टिंग रेलेवेंट डेटा, दोस्तों स्ट्रेटजी आपको बनाओगे कि आप क्या क्या रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करने हैं और कितना हमें टाइम चाहिए इस रिव्यू को कंप्लीट करने के लिए। कुल मिला के दोस्तों ऑडिट प्लान डेवलपमेंट हो गया। दोस्तों हमारे लोकल ऑडिट ऑफिस जो है वो भी तो यही करते हैं, मार्क करते हैं फील्ड यूनिट को, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाते हैं, रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करते हैं। और दोस्तों कुछ मैंडेज ऑथराइज होते हैं, 5 मैंडेज में करना है, बड़ी यूनिट है तो 7 मैंडेज में करना है, ठीक है, छोटी यूनिट है, कोई वर्कशॉप है 3-4 दिन में करना है। तो इस हिसाब से दोस्तों क्या है, हमारे पास कुछ मैंडेज अलॉटेड होते हैं, राइट। तो ये बात इसके अंदर बोल दी। नेसेसरी फॉर्मेट एंड क्वेश्चनर्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा रिलेटिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्कीम। और दोस्तों नेसेसरी फॉर्मेट आप लेके जाते हो, ठीक है, क्वेश्चनर्स आपके दोस्तों प्रिपेयर होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछने हैं फॉर कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा, ताकि आप दोस्तों इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सको रिलेटिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्कीम, ठीक है। जो उस प्रोजेक्ट या स्कीम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जो बातें होगी, जो क्वेश्चनर होगा दोस्तों, वो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके लेके जाना है। नॉट ओनली फ्रॉम द ऑफिसेज और यूनिट्स प्रपोज्ड टू बी विजिटेड, दोस्तों जिस ऑफिस या यूनिट को आप प्रपोज करोगे विजिट करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, उससे तो ये चीज़ें लेनी ही है, वहाँ से तो दोस्तों क्वेश्चन पूछने ही है, बट ऑल्सो फ्रॉम अदर यूनिट्स फॉर बीइंग मेड यूज़ ऑफ फॉर कंसोलिडेटिंग
कंसोलिडेशन वाइल फ्रेमिंग द रिव्यू। और दोस्तों आसपास की जो यूनिट्स होती हैं वहाँ से भी आप कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें? आगे चलिए। मैन पावर प्लानिंग फॉर कैरिंग आउट द डिटेल्ड रिव्यू इज इक्वली गिवन इंपॉर्टेंस। दोस्तों 4 लोगों की टीम चाहिए, 5 लोगों की टीम चाहिए, जितने ऑडिट टीम के लिए जितने लेखा परीक्षक चाहिए आपको, उसकी भी क्या बातें इसके अंदर करी जाती है जब आप ऑडिट प्लान को डेवलपमेंट करते हो। ठीक है, मैन पावर की बात भी आप करते हो इसके अंदर। ये सुनो, आगे चलिए फ्रेंड्स। अब देख दोस्तों ये है थर्ड स्टेज इसकी, रिव्यू प्रॉपर। अब 2 चीज़ें पढ़ ली अपनों ने। पहला पढ़ लिया कि प्रीलिमिनरी स्टडी कर लिया आपने। दूसरा दोस्तों ऑडिट प्लान को डेवलपमेंट कर लिया आपने। ठीक है, ऑडिट प्लान डेवलप हो गया। अब दोस्तों आपको रिव्यू करना है। अब रिव्यू कैसे करना है उसकी बातें इसके अंदर दे दी गई है। दोस्तों फैक्चुअल कोई बातें नहीं है, बस समझ बढ़ाने के लिए हमारी बातें हैं, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए दोस्तों रिव्यू प्रॉपर के अंदर क्या है, द अप्रोच ऑफ ऑडिट इज सिस्टमेटिक, मेथोडिकल एंड लॉजिकल एंड रैशनल। दोस्तों जो ऑडिट के अप्रोच है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, आपको सिस्टम से चलना है। दोस्तों आपकी ऑडिट की जो ड्रिल होती है, ठीक है, आपको कोई भी आपने ऑडिट आर्मी यूनिट या कोई भी लोकल ऑडिट ऑफिस जो है हमारे आर्मी यूनिट कोई भी ऑडिट के लिए प्लान करते हैं तो वो दोस्तों पूरी सिस्टम होता है उसके अंदर। ठीक है, आपको इतने मैंडेज ऑथराइज हैं, आपको इस तारीख से लेके इस तारीख तक कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको दोस्तों ऑडिट की जो ड्रिल है उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको ऑडिट करनी है, पूरी सिस्टम उसका बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मेथोडिकल, ये भी दोस्तों इसी प्रकार से एक फिक्स मेथड है। लॉजिकल, दोस्तों लॉजिकल जरूर होने चाहिए। दोस्तों जो भी आप ऑब्जेक्शंस रेज करो वो दैट शुड बी लॉजिकल। ठीक है, इरेशनल, दोस्तों आपके ऑब्जर्वेशंस आपकी ऑडिट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी रैशनल। ठीक है, प्रासंगिक होनी चाहिए दोस्तों, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। ये सुन, द रिव्यू ऑलवेज कमेंसेस विद एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द फाइल्स इन द ऑफिस ऑफ द कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड अदर हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। और दोस्तों रिव्यू क्या है, हमेशा कमेंस होता है किससे, इन डेप्थ स्टडी करना, किन चीज़ों की दोस्तों फाइल्स हैं जो ऑफिस के अंदर है। ठीक है, कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के अंदर है। ठीक है, तो वहाँ से दोस्तों हमेशा क्या है, रिव्यू स्टार्ट होता है आपका। वाइल स्क्रूटिनाइजिंग द रिकॉर्ड्स इट हैज़ टू बी सीन वेदर। तो दोस्तों जब भी आप रिकॉर्ड्स को स्क्रूटिनाइज करोगे मतलब क्या है, ऑडिट जब आप करोगे तो आपको क्या क्या देखने हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट स्कीम ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन क्लियरली डिफाइंड एंड आर इन कन्फर्मिटी विद द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रोजेक्ट या स्कीम है या ऑर्गेनाइजेशन है वो दोस्तों उसके ऑब्जेक्टिव जो है क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट पे दोस्तों पैसा खर्चा किया है, किसी भी स्कीम पे पैसा खर्चा किया है, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, राइट, उसका दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। मान लो दोस्तों मैंने 500 रुपया भी खर्चा किया है तो उसका एक ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, उस पर उसके पीछे कोई ना कोई तो मेरा मोरल होगा कि भाई मुझे ये 500 रुपया खर्चा क्यों करना है, राइट। वो किससे होना चाहिए दोस्तों, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। कन्फर्मिटी का मतलब क्या है, जो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ जो हैं उनसे दोस्तों क्या है वो पालना करता हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द प्रोग्राम्स हैव बीन ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद दीज ऑब्जेक्टिव एंड आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय स्पेसिफिक एज वेल एज डिफाइंड प्रोसीजर। और दोस्तों इस स्कीम या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स आप लोगे, जो आप इनिशिएटिव लोगे, जो आप काम करोगे, वो दोस्तों होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव। जो उसके ऑब्जेक्टिव थे उसको पूरा करने के लिए क्या चीज़ें आपके उससे मैच करनी चाहिए। एंड आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय स्पेसिफिक एज वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होगा, वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, राइट। इजी सी बातें हैं। 3 नंबर देखिए, ए गुड मॉनिटरिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट फॉर कलेक्टिंग रिलायबल डेटा एज वेल एज प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोग्राम। और दोस्तों एक इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट ऐसा करना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि आप क्या है रिलायबल डेटा दोस्तों कलेक्ट कर सको। कुल मिला के दोस्तों जो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों एक्सपेंडिचर्स की फाइल्स हैं, ये इतने पैसा आया, कैश बुक जो है, हर तरीके का दोस्तों जो भी आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डेटा को कलेक्ट कर सको, ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी क्या है मैनेजमेंट वहाँ पे होना चाहिए। जिस भी प्रोजेक्ट या स्कीम की आपको ऑडिट करते हो, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट कंसर्न में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। एंड whether the data is effectively utilized to improve organization or remedy deficiency with utmost speed। और दोस्तों उस डेटा से क्या है आप क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, या उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी थी उसको क्या है दोस्तों रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास सूचना नहीं होगी तो हम इम्प्रूव क्या चीज़ करेंगे। ठीक है, मुझे दोस्तों सूचना है, ठीक है, जैसे दोस्तों RTI एक्ट जो
आया हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो उसका मुद्दा क्या था, उसका मकसद क्या था दोस्तों। गवर्नमेंट कोई भी खर्चा करती है, गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, किसी प्रकार का दोस्तों काम करती है, तो आरटीआई के जरिए क्या है, एक कॉमन मैन क्या है वहाँ से क्या चीज़ें निकाल सकता है, ठीक है, सूचना के अधिकार के तहत। अब दोस्तों मुझे सूचना ही नहीं होगी मेरे पास, तो मैं आगे क्या काम करूंगा। अगर दोस्तों मेरे पास सूचना है तो मुझे पता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डेफिशिएंसी आ रही है, तभी तो मैं उसके रेमेडी के स्टेप लूँगा, ठीक है, सिंपल है ना। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों 4 नंबर में क्या बोले, प्रॉपर बिल्ट इन कंट्रोल मैकेनिज्म्स इन द प्रेस्क्राइब्ड सिस्टम एग्जिस्ट टू हैव एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर वेरियस एरियाज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेक लीकेजेस लॉसेस अवॉइडेबल एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दोस्तों आपको जब डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करते हो तो आपको ये चीज़ें भी देखनी है, ठीक है। आपको दोस्तों देखना है कोई भी लीकेजेस लॉसेस, कोई अवॉइडेबल एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, दोस्तों ऐसे एरियाज जो हैं उसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। प्रॉपर बिल्ट इन कंट्रोल मैकेनिज्म इन प्रेस्क्राइब्ड सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं टू हैव एन इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। उस सिस्टम का दोस्तों उस ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव कंट्रोल है या नहीं, किन चीज़ों पे, और वेरियस एरियाज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेक लीकेजेस लॉसेज अवॉइडेबल एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कोई भी दोस्तों वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो जाता है, कोई भी लॉस दोस्तों हो जाता है, कोई भी अवॉइडेबल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर दोस्तों उसको जिसको अवॉइड कर सकते हो, जो वेस्टेज था, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों प्रॉपर मैकेनिज्म उनके पास है या नहीं, ये चीज़ें भी आपको देखनी है, ठीक है। स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एग्जिस्ट if not the procedure followed or yardstick norm prescribed to assess the performance of the project scheme have to be ascertained and their validity determined। और दोस्तों कोई स्पेशल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वहाँ पे कोई ऐसी फाइल्स, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी उनके पास पॉलिसी है कि जिससे आप किसी की परफॉर्मेंस को जांच सको, किसी भी प्रोजेक्ट या स्कीम के। अगर है नहीं, अगर है तो ठीक है, इफ़ नॉट द प्रोसीजर फॉलोवर्ड, अगर नहीं है तो दोस्तों जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है, जो यार्ड स्टिक नॉर्म या norm prescribed to assess the performance of the project scheme have to be ascertained and their validity determined। अगर है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आपको क्या है, इन चीज़ों के इनको एसेस करना है, ठीक है, और दोस्तों उनकी वैलिडिटी डिटरमाइन करनी है, ठीक है। परफॉर्मेंस तो दोस्तों वही हुआ ना, मान लो कोई मैंने फ्लाईओवर बना दिया, ठीक है, तो वो कितने साल चलेगा, या अगर ऐसा इंडिकेटर है उसके पास वहाँ पे परफॉर्मेंस का, तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो दोस्तों मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स देख के उस प्रोजेक्ट या स्कीम के नापना है, जांच करनी है, ये सुनिश्चित करना है, राइट, और दोस्तों इसकी वैलिडिटी को डिटरमाइन करना है, यस और नो। आगे चलिए फ्रेंड्स 17.9 द नेक्स्ट स्टेज इज, अब दोस्तों डॉक्यूमेंट की स्क्रूटिनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें डेटा को कलेक्ट करना है, राइट। द नेक्स्ट स्टेज इज कैरिंग आउट द स्टडीज एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिलेक्टेड फील्ड यूनिट्स, ठीक है। दोस्तों जब ऑडिट कंप्लीट होती है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमें क्या है हमारे साथ लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि नेक्स्ट स्टेज इज कैरिंग आउट द स्टडीज़ एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिलेक्टेड फील्ड यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया द एग्जामिनेशन एंड ऑडिट स्क्रूटनी ऑफ सिलेक्टेड सैंपल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। दोस्तों जो एग्जामिनेशन करा है, ऑडिट स्क्रूटनी करी है आपने कुछ ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। एंड स्टडी शुड बी थोरो एंड कंप्लीट विदाउट द नीड फॉर ए सेकंड विजिट टू द सेम ऑफिस। और दोस्तों स्टडी ऐसी थोरो होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि उस ऑफिस में आपको दोबारा ना जाना पड़े, ठीक है। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू हैव अ रीजनेबली रिलायबल ऑडिट फाइंडिंग्स इट इज़ नेसेसरी दैट सैम्पल साइज टेकन अप फॉर डिटेल्ड चेक इन ऑडिट इज एडिक्वेट एंड इज फेयरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल। और दोस्तों आपको इन ऑर्डर टू हैव रीजनेबली रिलायबल ऑडिट फाइंडिंग्स, और दोस्तों आपकी ऑडिट फाइंडिंग्स जो है वो रिलायबल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये कैसे होगा, ठीक है, इसके लिए आपको करना इट इज़ नेसेसरी। तो क्या आवश्यक है आपको, सैम्पल साइज़ दोस्तों जो आपने लिया है डिटेल चेक करने के लिए ऑडिट के लिए अंदर, वो एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मान लो 5000 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ठीक है, मान लो आपने 10% इसकी 500 ट्रांजेक्शन्स को देखा है, तो दोस्तों ये 500 ट्रांजेक्शन्स से ऐसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, राइट, ताकि उस पर क्या है ये भरोसा करा जा सके। और दोस्तों वो क्या है एडिक्वेट होनी चाहिए, राइट, पर्याप्त होनी चाहिए, एंड इज़ फेयरली रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल। तो दोस्तों 5000 में से 500 ट्रांजेक्शन्स ले लूँगा तो मुझे पूरे अकाउंट्स पता चल जाएंगे कि भैया कि पूरे अकाउंट्स के अंदर क्या है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मान लो मैं फार्मर हूँ और मेरा 50 बीघा खेत है, ठीक है, मुझे दोस्तों इसके अंदर कोई फसल करनी है, मान लो मुझे इसके अंदर कोई फ्रूट्स के प्लांट लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसकी मिट्टी की जांच मैं करवाता हूँ, ठीक है। मिट्टी की जांच दोस्तों मैं करवाता हूँ, तो मेरे 50 बीघा खेत है, तो मैं दोस्तों 10-10 बीघा में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा के लैब के अंदर ले जाऊँगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सैंपल टेस्टिंग, सैंपल मैंने लिया है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जो मिट्टी मैं लूँगा मेरे 50 बीघा खेत से,
10-10 बीघा के गैप में 5 जगह से, तो दोस्तों मुझे पूरे खेत की मिट्टी का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, यही बात इसके अंदर बोल दी दोस्तों। 5000 ट्रांजेक्शन थी, 50 पेज थे, लेकिन दोस्तों आपने 5-7 पेज ऐसे देख लिए जिससे क्या है आपको पूरी ऑडिट का, पूरे अकाउंट्स का पता चल जाए कि हाँ अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए गए हैं। यस और नो, समझ में आई दोस्तों बातें? आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टू इलिसिट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इट इज़ यूजफुल टू डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट या स्कीम विद द ऑफिसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस विजिटेड। और दोस्तों मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को इलिसिट करना है, ठीक है, तो क्या होगा कि जिस प्रोजेक्ट या स्कीम के जो ऑफिसर्स थे, जिस इंस्टीट्यूट को विजिट करना है, उसके साथ क्या है दोस्तों आपको वो चीज़ें डिस्कस की करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ऑडिट का काम ओनली ऑब्जर्वेशंस निकालना, ऑब्जर्वेशंस को रेज करना भी नहीं है, इसके साथ साथ दोस्तों उसको ठीक करवाना, उनके अकाउंट्स के बारे में उनको जानकारी देना, ठीक है, एक दोस्तों एडवाइस देना भी क्या है, एक ऑडिट का काम है। ठीक है, प्रिपेयरिंग द रिव्यू रिपोर्ट, राइट दोस्तों, आपको रिव्यू रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ये अपनी लास्ट स्टेज है। दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द रिव्यू। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, इसकी फाइनल स्टेज है। पहले अपनों ने क्या प्रीलिमिनरी स्टडी कर ली, ऑडिट प्लान डेवलपमेंट कर लिया, फिर दोस्तों रिव्यू कर लिया। पहले क्या किया दोस्तों, मैंने प्रीलिमिनरी स्टडी कर ली, ठीक है, फिर दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है, फिर दोस्तों क्या रिव्यू कर लिया। ठीक है, रिव्यू का मतलब क्या है, ऑडिट कर लिया। अब दोस्तों मैं किसकी रिपोर्ट तैयार करूँगा। ठीक है, ये तो इजी बातें हैं एकदम। रिपोर्ट के अंदर दोस्तों क्या है, आप सारी बातें उसके अंदर लिखोगे। दिस इज कॉल्ड द फाइनल स्टेज ऑफ द रिव्यू। द डेटा कलेक्टेड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेवलपमेंटल ऑफिसेस एंड यूनिट ऑफिसेस आर कंसोलिडेटेड फॉर इंटरप्रिटेशन एंड डिटेल एनालिसिस। दोस्तों आपको क्या करना है, डिपार्टमेंटल ऑफिसेज, यूनिट ऑफिसेज से जो भी डेटा आपने कंसोलिडेट किया है उसको क्या है दोस्तों कलेक्ट करना है। ठीक है, और दोस्तों इसको इंटरप्रेट करके अपने को डिटेल उसकी एनालिसिस करनी है, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बाय केयरफुल डिटेल्ड एंड एनालिटिकल डिसेक्शन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस मेड एट डिफरेंट स्टेजेस द रिव्यू रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड हाईलाइटिंग मेजर इरेगुलरिटीज लाइक। अब दोस्तों आपने जो केयरफुल डिटेल एनालिटिकल दोस्तों चीज़ों को फाइंड किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है डिफरेंट स्टेजेस पे, तो रिव्यू रिपोर्ट दोस्तों जो प्रिपेयर होगी उससे आप क्या है कौन कौन सी इरेगुलरिटीज़ का पता लगा सकते हो। इसमें दोस्तों नॉन रियलाइजेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, जो आपने प्रोजेक्ट या स्कीम पे पैसा खर्चा किया है तो उसके अंदर सोशल और दोस्तों सामाजिक और आर्थिक रूप से आपने अगर कुछ ने आपने गड़बड़ करी है, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो। नॉन ऑब्जर्वेशंस ऑफ टाइम शेड्यूल एंड कॉस्ट एस्टीमेट। दोस्तों 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, आपने 1.5 साल लगा दिया। 50,000 में कंप्लीट होना था, आपने 60,000 लगा दिया। तो टाइम शेड्यूल और दोस्तों कॉस्ट का भी आपको ध्यान उसमें मिल जाएगा रिव्यू रिपोर्ट के अंदर। ओवर कैपिटलाइजेशन, दोस्तों 50,000 था, 60,000 लगा दिया, ओवर कैपिटलाइजेशन। लार्ज ओवरहेड एक्सपेंडिचर, इसका मतलब भी वही है, ज़्यादा पैसा खर्चा। ओवर स्टाफिंग, 5 बंदों की ज़रूरत थी, 7 लगा दिए। आइडल पर्सनल, 5 बंदों की ज़रूरत थी, 7 बंदे लगा दिए, 2 खाली बैठे रहे, तो ये आइडल पर्सनल हो गया। वर्क बैकलॉग्स दोस्तों काम पेंडिंग है। डिले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। दोस्तों डिले होगा तो वैसे प्रोजेक्ट के अंदर क्या है दोस्तों एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मिलेगी। एब्सेंस ऑफ ट्रेंड मैन पावर, दोस्तों 50 बंदों की जिन लोगों की ज़रूरत थी लेकिन वो स्किल्ड लेबर होनी चाहिए थे, लेकिन दोस्तों आपने क्या 50 के 50 ऐसे बंदे लगा दिए जो स्किल्ड नहीं थे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ में ट्रेंड मैन पावर हो गया। प्लांट्स ऑपरेटिंग बिलो रेटेड कैपेसिटी, और दोस्तों जिस परफॉर्मेंस पे उसको काम करना था वहाँ पे नहीं कर रहा। एक्सेसिव इन्वेंट्रीज, एब्सेंस ऑफ साउंड प्राइसिंग पॉलिसी, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स। ठीक है, तो दोस्तों गवर्नमेंट लैंड्स जी अनऑथराइज, वहाँ पे आपने प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आइडल प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट आपने बना दिया, प्रोजेक्ट आपने बना दिया, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। लीकेजेस ऑफ रेवेन्यू से कोई घोटाला हुआ है, ओवर पेमेंट हुआ है, लॉसेज ड्यू टू पिलफरेज, चोरी हो गई कुछ। नॉन ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। इम्प्रॉपर अवॉइडेबल और इनफ्रक्टस एक्सपेंडिचर, दोस्तों एक्सपेंडिचर जो है इनप्रॉपर हुआ है, कोई अवॉइडेबल ऐसा एक्सपेंडिचर अवॉइड हो सकता था, या दोस्तों क्या है बेकार में आपने खर्चा कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या है आपको रिव्यू रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। मतलब कुल भी दोस्तों कोई एक्स मान लो यूनिट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर दोस्तों जो रिव्यू रिपोर्ट इसकी तैयार होगी ऑडिट की, उसके अंदर क्या है ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएगी। पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स के बारे में, वो कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, तो इसीलिए क्या है दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। यस और नो। तो ये चैप्टर दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 17। बहुत ही दोस्तों छोटा सा चैप्टर था और मेजरली थ्योरेटिकल चैप्टर था। ठीक है, कोई भी इसके अंदर फैक्चुअल बातें मुझे देखने को नहीं मिली दोस्तों। कोई भी अगर सवाल इसमें पूछेगा तो EEE की फुल फॉर्म जो है यहाँ से ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो इसकी दोस्तों मैंने इकोनॉमी और ये EFF से थे दोनों, ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड
एफिशिएंसी, राइट। तो ये तीनों ई आपको याद रखने हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस चैप्टर को क्या है अपनी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हमारा जो चैप्टर नंबर 18 जो है दोस्तों सेंट्रल ऑडिट एंड लोकल ऑडिट के बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो दोस्तों ये रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से कर दिया करो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।